नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव के कई आयाम हैं, कई पहलू हैं, लेकिन एक सबसे अहम पहलू जो इस चुनाव में सामने आया है वो कोई राजनीतिक गणित नहीं बल्कि एक राजनीतिक शख्सियत है। और उस शख्सियत का नाम है पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर पैर जमाए हुए नीतीश कुमार का, जेडीयू के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस पूरे चुनाव में जो भी राजनीतिक पंडित आकलन कर रहे हों या अनुमान लगा रहे हों या चुनावी सर्वे जो भी अनुमान लगा रहे हों, लेकिन उन सब सर्वे में एक बात सामने ज़रूर आ रही है कि नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है। इसके लिए वो बहुत हद तक स्वयं जिम्मेदार हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार हैं। इस नीतीश कुमार की राजनीति के इस नए पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर सैयद खुर्रम रज़ा। खुर्रम रज़ा साहब, आपका स्वागत है इस चर्चा में। शुक्रिया। हम बात नीतीश कुमार के राजनीतिक शख्सियत की कर रहे हैं। इन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, एनडीए का हिस्सा बनकर ये सत्ता में रहे। फिर सत्ता में ही बने रहने के लिए एनडीए और बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, महागठबंधन के जरिए सत्ता में रहे। लेकिन बीच में ही धोखा देकर ये गठबंधन से अलग हुए और फिर से एक बार बीजेपी से हाथ मिला लिया। लेकिन इस बार वो बहुत ही कमज़ोर विकेट पर नज़र आ रहे हैं। उसके और ये बात उनके प्रचार के दौरान, उनकी सभाओं में, उनके बयानों में नज़र आ रही है। नीतीश कुमार का जो जिगजैग मूड खास तौर से बीते 6 साल के दौरान था, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको कभी एक आंख नहीं सुहाते थे नीतीश कुमार, पसंद नहीं करते थे पीएम नरेंद्र मोदी को, जब उनके ही सरपरस्ती में उन्होंने सरकार चलाना शुरू की, तब से वो बड़े बुझे से हैं। और अब तो राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि ये शायद उनका आखिरी चुनाव होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव हो। अगर वो किसी भी तरह, जबकि इसके इम्कानात बहुत कम हैं, किसी भी तरह उनकी सीटें कुछ ज़्यादा आ जाती हैं तो भी उनके लिए ये आखिरी चुनाव है। एक तो एज उनके साथ नहीं है, दूसरा ये लोग बदलाव चाह रहे हैं, तीसरा जो उनकी एक इमेज थी सुशासन बाबू वाली, वो इमेज उनकी ख़त्म हो गई है और उनके ऊपर इतने ख़राब काम करने के इल्ज़ामात हैं। अभी पुल का आपने वाक़या आपको याद ही होगा कि जब बाढ़ आई तो पुल गिर गया। इसी तरह कोविड के मामले में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट उनका सामने आया है, जिस तरह से वहाँ बिहार के जो मज़दूर थे, जो दूसरे राज्यों से आने थे, दूसरे कैपिटल्स मेट्रो से आने थे, उनके लिए उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। वो सारे मिसमैनेजमेंट, उनकी जो इमेज थी सुशासन बाबू वाली, वो ख़त्म हो गई है, तकरीबन धुल गई है। आज उनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, इसलिए उनके लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल वाले हैं। नीतीश के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं, ये लगभग दिख रहा है इस चुनाव में। नीतीश की पूरी राजनीति की अगर हम चर्चा करें, रामविलास पासवान को मौसम विज्ञानी कहा जाता था क्योंकि केंद्र में जब जिसकी भी सरकार बनी हो और वो उसके अंदर अपने लिए मंत्री पद जुगाड़ लेते थे। नीतीश के साथ भी शायद ऐसा ही है। उनकी जो एक महत्वाकांक्षा 2014 में, अगर आपको याद होगा, जब 2014 का चुनाव की घोषणा हुई और जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर वो चुनाव जीती है, तो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी थी कि वो भी कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, उसके ऊपर धूल पड़ती दिखी और उन्होंने बीजेपी से, एनडीए से नाता तोड़ लिया था। लेकिन और साथ में उन्होंने महागठबंधन बनाया कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर और चुनाव जीते भी। लेकिन बीच में ही उन्होंने वोटरों को धोखा दिया, जनादेश को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ा। पहले क्यों वो गठबंधन से अलग हुए,
फिर वो गठबंधन में क्यों शामिल हो गए, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। शायद उनके मन में कहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर कभी बन सकते हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री बन जाए ये बहुत दूर की पड़ी होती है। तस्लीम साहब, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि जनादेश को ठंगा दिखा के जो उन्होंने वोटरों के साथ, जो उन्होंने अपने गठबंधन साथियों के साथ विश्वासघात किया, वो उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए कितने सेल्फिश और कितने खुददार हैं। वो खुददार लफ्ज़ तो खैर गलत है यहाँ पे, कितने खुदगर्ज हैं। और उसी वजह से उन्होंने एनडीए को भी धोखा दिया जब ज़रूरत पड़ी, और जब एनडीए के ख़िलाफ़ उनको खड़ा होना पड़ा कि एनडीए के साथ नहीं जीत सकते और आरजेडी की ज़रूरत पड़ेगी, कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने उनके साथ गठबंधन किया और फिर उनको धोखा दिया। तो धोखा देना, विश्वासघात करना उनके एक तरीके से चरित्र का हिस्सा बन गई है, और उसका नुकसान उनको अब होने जा रहा है, क्योंकि अब उनके साथ दोस्त बहुत कम रह गए हैं, उनके दुश्मन बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे गठबंधन आज खड़े हुए हैं और सभी बिहार में जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, चाहे पप्पू यादव का गठबंधन हो, चाहे यशवंत सिन्हा का गठबंधन हो, चाहे महागठबंधन हो। हर आदमी, यहाँ तक कि एलजेपी जो उनके साथ थे वो भी आज उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की पॉलिसी रही है, वो उस पॉलिसी की वजह से आज वो बिल्कुल अकेले खड़े नज़र आ रहे हैं। ये धोखा देना उनकी फितरत है। शायद हम कह सकते हैं कि धोखा देना उनके एनडीए में शामिल है। आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था। इस बार कौन किसको दे रहा है, धोखा दे रहा है, किसका डीएनए हावी होगा, किसका डीएनए हावी नहीं होगा, क्योंकि डीएनए को चैलेंज देने वाले और डीएनए का चैलेंज स्वीकार करने वाले एक ही नाव में सवाल। बिहार की जनता को मालूम है कौन कौन विश्वासघात करते रहे, और बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार के वोटरों से अपील है, सोच समझकर देखभाल कर वोट कीजिएगा। आपको पता है कि कौन धोखा देता है, कौन साथ देता है, कौन वादा करके मुकर जाता है, कौन वादा करता है तो हर हाल में पूरा करता है। बिहार चुनाव पर और चर्चा जारी रखेंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल नमस्कार। खदम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।